नमस्कार दोस्तों, कुमार कौशल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कुमार कौशल जीएस की श्रृंखला लेके हम लोग चल रहे हैं और जीएस में हम लोग ये भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट को देख रहे हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के 2-3 पार्ट पर हमने चर्चा किया है। उसके संवैधानिक विकास को लेकर के अब तक कई पार्टों में उसको समझा गया है कि भारत में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए कौन कौन से संवैधानिक तरीकों को अपनाया गया है या समय समय पर जो संवैधानिक विकास के तहत जो अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर नीतियां लाई गईं उसका क्या प्रभाव पड़ा है। इन तमाम बातों पर हमने चर्चा कर लिया है और हम उन तमाम बातों को देखते हुए जोड़ते हुए यहाँ पे पहुँच चुके हैं संविधान सभा का गठन और उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया या संविधान निर्माण अर्थात हम कहेंगे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया तक हम पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम संविधान की एक बेहतर झलक देखने का प्रयास करेंगे जो भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण रहा है। लेकिन एक सलाह मैं देना चाहूँगा आपको कि आप यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले के जो 3 वीडियोज़ हैं यदि आप उसका अध्ययन करने के बाद फिर ये वीडियो देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल यूज़फुल हो सकता है। किसी भी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। तो देखिए, इसमें चूंकि संविधान सभा के निर्माण की बात है तो बात है जुलाई अगस्त 1946 में। चूंकि आपको पता है कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत में संविधान या संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को मंजूरी मिली और उसी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जब जुलाई से अगस्त महीने 1946 में भारत में संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया तो इसमें यह निर्धारित किया गया कि इसमें कुल 389 सदस्य रहेंगे, माने 389 सदस्य। कुल कितने सदस्य रहेंगे या सीट आप इसको कह सकते हैं, कुल कितनी सीटों पर चुनाव होगा, 389 सीटों पर, 389 सीटों पर बात होगी। इस तरीके से सीटों की कुल निर्धारित संख्या 389 थी। इसमें भी कैटेगराइज किया गया था कि कितनी सीटों पर कहां के लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसे देखिए कि इन 389 सीटों में 292 सीट पर ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से प्रतिनिधि चुने जाएंगे। जो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत थे उनसे 292 प्रतिनिधि चुने जाने थे और साथ ही 4 जो चीफ कमिश्नरियां थीं, जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश भाग का बलूचिस्तान, ये ब्रिटिश बलूचिस्तान लिखा गया है। तो 4 प्रांतों में चीफ कमिश्नरी प्रांतों में कौन कौन से थे, दिल्ली था, अजमेर था, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, इनसे 4 लेने थे। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से कुल 96 सदस्यों का चयन किया जाना था, उनका निर्वाचन किया जाना था। जैसे 292 11 प्रांतों से शामिल होंगे और 4 इसमें शामिल होंगे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, तो कुल मिलाकर के कितने सदस्य हो जाएंगे, 296 सदस्य हो जाएंगे। अर्थात 296 इस तरह से सदस्यों का चुनाव होना था। वहीं पे 93 सदस्यों का चुनाव, 93 सदस्यों का निर्वाचन देशी रियासतों से चुने जाने थे। जो 93 सदस्य थे संविधान सभा में वो देशी रियासतों से चुने जाने थे और इसी के आधार पर जुलाई से अगस्त 1946 में चुनाव संपन्न हुआ। 296 सीटों पर नहीं बल्कि पूरे कितने 389 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसको 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुई, निर्दल 8 प्रत्याशी विजयी रहे। इसके अलावा कुछ सीटें एक सीटें अन्य दलों को प्राप्त हुई, एक सीटें अन्य दलों को, जैसे कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट मुस्लिम है, इस तरीके से कई छोटे छोटे दल थे जिनको एक सीटें प्राप्त हुई। तो ये पूरा का पूरा सीटों का बंटवारा हो गया और इस तरीके से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के गठन करने के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। एक चीज आप इसमें यह ध्यान देंगे कि संविधान सभा में एंग्लो इंडियन का नेतृत्व या एंग्लो इंडियन समुदाय का नेतृत्व फ्रैंक एंथोनी ने किया था। फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन समुदाय का नेतृत्व किया, जबकि पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का नेतृत्व किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है
कि 1946 में संविधान सभा के गठन में संविधान सभा में एंग्लो इंडियन का नेतृत्व किसने किया? तो आप बताएंगे फ्रैंक एंथोनी। फिर पूछे कि पारसी समुदाय का नेतृत्व किसने किया? तो आप बताएंगे पीएच मोदी। एक और बड़ी जुड़ी बात इसमें आप जानते हैं कि संविधान सभा में शामिल होने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल की सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन आप जानते हैं कि भारत इस समय एक बहुत बड़े सांप्रदायिक दंश झेल रहा था। इसके कारण ये हुआ कि बाद में ये जो सीट थी, माने पूर्वी बंगाल की जो सीट थी, जिसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है, तो बंगाल की पूर्वी सीट से जहां से डॉक्टर अंबेडकर निर्वाचित होकर के संविधान सभा में शामिल हुए थे, वो सीट जो बंगाल का पूर्वी एरिया था वो बांग्लादेश में चला गया बंटवारा होने के बाद, जिसे आप पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। अपना जो पाकिस्तान है वो तो पश्चिम में पड़ता है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान बार बार नाम आता है, शायद कुछ लोगों को पता भी ना हो कि पूर्वी पाकिस्तान किसे कहते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान इसी बांग्लादेश को कहा जाता था। ये पहले बंगाल का एरिया था, पूर्वी बंगाल का एरिया था, जो अब कट करके बांग्लादेश में चला गया, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो इसी बंगाल के पूर्वी हिस्से से डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव जीता था। लेकिन चूंकि ये हिस्सा जहां से डॉक्टर अंबेडकर विजयी हुए थे वो वाला क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया या पूर्वी पाकिस्तान में शामिल हो गया, तो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए बंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से, ये बात इंपॉर्टेंट है, बंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से एक विजयी हुए उम्मीदवार थे कांग्रेस के, जिनका नाम था एम.आर. जयकर। ये नाम आप याद रखेंगे, एम.आर. जयकर। फिर से मैं बोल दूं, एम.आर. जयकर पूना सीट से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, लेकिन इन्हीं से इस्तीफा दिलवाया गया। एम.आर. जयकर जो पूना सीट से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे, उनको यहां से इस्तीफा दिलवाया गया और पुनः यहां पे उपचुनाव करवाया गया, और उस उपचुनाव में डॉक्टर अंबेडकर ने जीत हासिल की, और जीतने के बाद फिर से इनको संविधान निर्माण सभा में शामिल किया गया, संविधान सभा में इनको शामिल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया यूपीएससी के द्वारा कई बार इससे सवाल पूछे गए हैं कि ये कहाँ से थे, तो पूर्वी पाकिस्तान या पूर्वी बंगाल से जीते थे। किस सीट से बाद में ये लड़ करके शामिल हुए, तो पूना सीट से इनको जिताया गया। कौन सी सीट मतलब किसने सीट छोड़ी थी, तो एम.आर. जयकर ने इस्तीफा दिया था। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो ये तो हो गया संविधान। तो इस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। एक चीज आप यहां पे देखेंगे, तो जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। यहीं से संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। एक लंबी प्रक्रिया है, आइए हम उसे सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। अगर आप उसे चरणबद्ध तरीके से देखने का प्रयास करें तो सबसे पहली मर्तबा आप ये देखेंगे, संविधान निर्माण के संदर्भ में जो सबसे पहला प्रयास किया गया था वो 1934 ईस्वी में किया गया था। 1934 ईस्वी में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी के द्वारा सबसे पहली बार संविधान निर्माण सभा की मांग की गई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, एज इट लाइन करके सवाल पूछा गया है कि सबसे पहले संविधान सभा की डिमांड किसके द्वारा की गई थी, स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। फिर पूछता कब किया गया था, तो 1934 में किया गया था, 1934 में। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है 1935 में राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। यह भी इंपॉर्टेंट बात है, पूछेगा कि आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई, तो 1935 में किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा की गई। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1938 में, देखिए हम सिलसिलेवार ही चल रहे हैं, किस साल कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई संविधान निर्माण प्रक्रिया में, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो 1934, 35 और 38 में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण के आधार पर कहा कि संविधान निर्माण जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। संविधान के लिए उन्होंने क्या डिमांड करी, एक मांग प्रस्तुत किया कि संविधान सभा का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होगा, जैसे वयस्क मताधिकार पर।
जो 18 साल प्लस होगा वो चुनाव करेगा। आज ये प्रक्रिया है ना कि आप अगर 18 साल हैं तो आप वयस्क माने जाते हैं। तो उस समय भी इन्होंने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर ही संविधान सभा का चुनाव होगा और लोग निर्वाचित होंगे। हालांकि ये हो नहीं पाता है, आगे अभी हम चर्चा करेंगे। ये इन्होंने डिमांड की थी, बस ये पूरा ना हो पाया। तो 38 में इन्होंने क्या कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान निर्माण में वयस्क मताधिकार के रूप से लोग शामिल होंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर। 1946 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि आपको पता है कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर यह तय किया गया कि सामुदायिक प्रतिनिधियों के द्वारा इसके सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, ना कि वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो ये बात आप ध्यान देंगे कि जो डिमांड जवाहरलाल नेहरू ने की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान निर्माण के सदस्यों का या संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा, वो बात मानी नहीं गई। बल्कि क्या हुआ, कैबिनेट मिशन योजना आधार पर यह कहा गया कि सभी समुदायों के अलग अलग प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। तो इस तरीके से सामुदायिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव किया गया। जब संविधान का इस तरीके से चुनाव किया गया तो कई इसकी बैठकें हुई संविधान को निर्मित करने के लिए। सबसे इसमें देखेंगे जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, इसमें आप ध्यान से देखेंगे एज इट लाइन टू लाइन सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पहली बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण प्रक्रिया के तहत संविधान निर्माण करने के लिए पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को। ये सीधा सीधा डेट ही आपसे पूछी जाती है कि संविधान निर्माण करने के लिए पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे हुई थी? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, जिसे आप वर्तमान में संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहते हैं, वर्तमान में संसद भवन का, पार्लियामेंट का जो सेंट्रल रूम है, जो केंद्रीय कक्ष है, उसी केंद्रीय कक्ष को उस जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहा जाता था। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में या संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान निर्माण की प्रक्रिया के तहत पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि मुस्लिम लीग अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए यह सांप्रदायिक मनोभाव को बढ़ाना चाहता था और यह संविधान निर्माण की इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ध्यान से आप बात सुनेंगे कि मुस्लिम लीग इसमें हिस्सा नहीं लिया और मुस्लिम लीग ने इस संविधान निर्माण प्रक्रिया का विरोध किया और कहा कि हमारे लिए अलग से संविधान निर्माण होना चाहिए। उसने एक अलग संविधान निर्माण व्यवस्था की डिमांड कर ली। तो जब इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है तो इस पहले वाले बैठक में 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई उसमें मात्र 211 सदस्य ही शामिल हो पाए। ये बात भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब मुस्लिम लीग इसमें हिस्सा नहीं लेती है तो इसमें 211 सदस्य ही मात्र शामिल हो पाए थे। और इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो इस कमेटी के या इस पूरे हॉल में संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसमें जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे, जिनका नाम बताया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह भी 1000 बार पूछा गया है। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। और अस्थायी अध्यक्ष चुनने के बाद चूंकि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी तो जब इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, एक चीज यहीं पे और आप ध्यान देंगे कि प्रथम बैठक में या जो संविधान सभा में अध्यक्ष की चर्चा है, अस्थायी अध्यक्ष तो एक थे, लेकिन विचारणी बात है कि इसमें 2 उपाध्यक्षों का भी चुनाव किया गया था। उपाध्यक्ष कितने? 2, अध्यक्ष 1। ये बात ध्यान देंगे आप। तो अध्यक्ष इसमें सच्चिदानंद सिन्हा हैं जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें 2 उपाध्यक्षों का चुनाव हुआ है। कितने उपाध्यक्षों का? 2 उपाध्यक्षों का। एक तो है यचसी मुखर्जी और दूसरे हैं बीटी कृष्णामाचारी। तो 2 उपाध्यक्ष चुने गए हैं इस पहले बैठक में संविधान सभा के लिए। उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 को, मतलब 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर को पहली बैठक और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई संविधान सभा में।
और 2 दिन बाद ही, चूंकि 2 दिन के लिए ही अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था, और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब अभी पिछले पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, जैसे 2018-19 अगर आप पीसीएस दिए होंगे तो आप जानते होंगे, उसमें पूछा गया था कि संविधान सभा का सबसे पहले बार अध्यक्षता किसने किया था। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो गए थे। ये पूछा गया कि पहली बार अध्यक्षता किसने की थी या पहला अध्यक्ष किसको चुना गया था। तो कुछ लोग ये दिमाग लगाए कि अस्थाई और अस्थाई में फंस गए। भाई उसको जब अस्थाई और अस्थाई पूछना होता तो वो लगाता है, पूछता कि अस्थाई कौन थे, अस्थाई कौन थे। लेकिन उसने मात्र इतना पूछ दिया कि पहला अध्यक्ष कौन था। तो पहला अध्यक्ष कौन था, इस बात को बताने के लिए जो राइट आंसर दिया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बात भी तो सही है। अब अस्थाई चाहे अस्थाई जब ना दिया हो और ये पूछ ले कि पहली बार अध्यक्षता किसने किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो आप जाहिर सी बात है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ जाएंगे। ठीक है। और इसके 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी। ये बात आप ध्यान देंगे, हो सकता है कि अगर थोड़ा सा भी यहां से आगे पीछे आयोग करे तो इनसे भी सवाल पूछा जा सकता है। दूसरी बैठक की बात हम कर रहे थे। दूसरी बैठक 2 दिन बाद, माने 9 दिसंबर 1946 के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई संविधान निर्माण प्रक्रिया के तहत, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया सर्वसम्मति से। एक चीज आप ध्यान देंगे कि संविधान सभा का एक बड़ा खास उद्देश्य बन गया था कि हम कोई भी काम करेंगे उसे सर्वसम्मति से ही करेंगे। ये बात पहले से ही संविधान सभा ने तय कर लिया था। इसलिए किसी भी निर्णय को देखते हुए ये लोग उसको किसी भी तरह से सारे लोगों की सम्मति से ही उस पर कार्य किया जाता था। तो ये बात नहीं है कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में किसी एक विचारधारा के लोगों का ख्याल रखा गया, किसी का दबदबा था। हालांकि संविधान सभा की आलोचना भी की गई है, वो मेंस का मैटर है, उसका डिस्कस हम अलग से कर लेंगे। लेकिन इसमें सभी तरह के मनोभाव को समाहित किया गया और भारत का संविधान वास्तव में दुनिया का सर्वोत्कृष्ट संविधान है। ऐसा मैं ही नहीं, दुनिया भर के जो कॉन्स्टिट्यूशन के विद्वान हैं वो कहते हैं। तो इस तरीके से दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और एक बड़ी खासियत यहाँ पे एक चीज और आप देखेंगे कि डॉक्टर बी.एन. राव को संविधान का इस सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। डॉक्टर बी.एन. राव को इस सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। और इसी के बाद डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, देख रहे हैं 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू की ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार सवाल पूछा गया है कि कितनी तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये बात पूछी गई है, डेट ही इसका पूछा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को, ध्यान से देखेंगे, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, बोलिए 13 तारीख को, 13 दिसंबर को। अगर पूछे कि कब उसे मंजूरी मिल गई, कब वह स्वीकृत कर लिया गया, तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, दिसंबर की बात थी। और जनवरी में बहुत ज़्यादा गैप तो है नहीं, लेकिन साल बदल गया, 46 और 47 हो गया, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई। सबसे बड़ी विशेषता है यही उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू का, क्योंकि आप अगर जानते होंगे तो नेहरू एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। समाजवाद का मतलब होता है कि वंचित वर्ग, शोषित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ऐसी मानसिकता के थे जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो इसमें जितना भी आप, अभी हम बाद में चल के उद्देश्य प्रस्ताव पर बात करेंगे,
भारत की संविधान जब हम भाग 1 शुरू करेंगे तो उससे पहले हम पहले उद्देशिका पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उद्देशिका जानना या प्रस्तावना जानना आपका हक है। प्रस्तावना ही संविधान का मूल है। तो इसमें सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई, समरसता की बात की गई है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात की गई है। सबसे बड़ी विशेषता जो उद्देश्य प्रस्ताव की है उसमें यह कहा गया है कि भारत एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र होगा जो अपने सभी फैसलों को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र होगा और इसकी जो शक्ति है वो भारत की जनता के हाथों में निहित होगी। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया अपने नेक भावनाओं के साथ और अंततः उसे मंजूरी दे दी गई। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया और इसी के बाद जितने भी लोगों ने अपने विचार विमर्श किए थे उस पर मंत्रणा करने के लिए, उस पर विचार प्रस्तुत करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। कई का मतलब कि 26 समितियों का गठन किया गया और इसी 26 समितियों के गठन के साथ साथ इसके अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए और सभी समितियों के अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिए गए। लेकिन सबका सम्मिलित उद्देश्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। तो इस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे चली। अब जरा सा हम इसमें देख लेते हैं कि समितियां, चूंकि यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, कुछ समितियों की हम बात कर लेते हैं। जैसे संघ समिति की अगर हम बात करें, संघ शक्ति समिति की बात करें, प्रांतीय समिति की बात करें, तो इस तरीके से कुछ प्रमुख समितियों पर हम चर्चा कर लें। कौन किस समिति का अध्यक्ष था, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम जरा सा कुछ समितियों की बात कर लेते हैं। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटा करके समितियों की चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने समितियाँ और उसके अध्यक्षों की चर्चा की है। कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे? जैसा हमने बताया आपको कि कुल 26 समितियों का गठन किया गया था। तो 26 समितियों पर आपको, चूंकि 26 समितियां आपको याद करना कठिन है, इसलिए हमने कुछ उन्हीं समितियों का चुनाव किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कुल 26 समितियों की बात की है, उन 26 समितियों के आधार पर यह देखा जाएगा कि किस समिति का कौन सा अध्यक्ष था। ये बार बार आपसे सवाल पूछा गया है। अगर हम समितियों की, जैसे यहाँ पे देखिए आप समिति लिखा गया है, यहाँ पे अध्यक्ष लिखे गए हैं। तो पहली है संघ संविधान समिति, दूसरी संघ शक्ति समिति, तीसरी राज्य समिति। ये 3 आपको दिख रहा है, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति। इन 3 का अध्यक्ष बनाया गया था JL नेहरू को, यानी जवाहरलाल नेहरू को। ये पूछा जाता है कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये पूरे के पूरे हमने 13 समितियों को यहाँ पे लिया हुआ है। तो 13 के 13 आपको याद रहने चाहिए। तो संघ समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी तरफ प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके किसके अध्यक्ष थे? ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन ये हाल ही में पूछा गया है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्योंकि आपको पता है कि भारत को एकीकृत करने में पंडित जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है कि भारत एक संघ राज्य हो पाया है। सभी राज्य, सभी रियासतें भारत में मिल पाई हैं, इसमें इनका एक बड़ा योगदान है। तो ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखेंगे कि झंडा समिति। ये झंडा समिति का मतलब, इसे कभी कभी राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति भी कहा जाता है। झंडा समिति अथवा राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति, रियासत समिति, संचालन समिति, नियत समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा समिति के ये पूछा गया है, झंडा समिति की बात आपसे पूछी गई है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे यश वर्दाचारी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? यश वर्दाचारी थे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक समिति के कई समिति के एक ही अध्यक्ष हैं। ऐसा नहीं कि प्रत्येक समिति के अलग अलग अध्यक्ष हैं।
अलग अलग तो हैं, लेकिन कई समितियों के एक अध्यक्ष बनाया जा सकते हैं। जैसे कई विभाग एक ही मंत्री को दिए जा सकते हैं, उसी तरीके की बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? यश वरदाचारी। जबकि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी। के एम मुंशी का नाम आप जानते हैं। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? के एम मुंशी थे। 12 नंबर पर हम देखेंगे कि आवास और सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया आवास एवं सदन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और 13 और महत्वपूर्ण समिति थी जिसको आप प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। 13 नंबर पर है प्रारूप समिति। इसके अलावा बहुत सारी समितियां थी, कुछ तदर समितियां थी, कुछ सामान्य समितियां थी, लेकिन हमने सिर्फ 13 को लिया। 13 नंबर पे बताया गया कि प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक चीज यहीं पे आप जान लीजिए कि प्रारूप समिति जो थी ये 7 सदस्यीय थी। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ये बात पहली बात आपको जब जानना है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। कितने अध्यक्ष? एक अध्यक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो एक तो हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए। कुछ इसके 6 और सदस्य हैं, यहाँ पे आप ध्यान देंगे के एम मुंशी, ठीक है। दूसरा है एन गोपाल स्वामी आयंगर। इन्हीं कहीं कहीं इनको लिखा गया एन जी स्वामी आयंगर, ठीक है। तो एन जी स्वामी आयंगर लिखे चाहे एन गोपाल स्वामी आयंगर लिखे, ये थे इसके सदस्य। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी एल मित्र और डीपी खेतान, ये मूल प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जो 5वें नंबर की बात है, जो 5वें नंबर के सदस्य हमने लिखा जिनका नाम बी एल मित्र था, तो बी एल मित्र जो हैं इनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया और खराब स्वास्थ्य के कारण सदस्य बनने के कुछ ही समय बाद इन्होंने इस प्रारूप समिति के सदस्य थे इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा जब दे दिया बी एल मित्र ने, तो इनके स्थान पर एन माधव राव को नियुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार बी एल मित्र के स्थान पर किसको नियुक्त कर दिया गया? एन माधव राव को। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, चूँकि इसी समिति पर पूरा का पूरा पूरा जो ड्राफ्ट मैनेजिंग है वो निर्भर करता था। किस तरह का संविधान होगा, प्रारूप क्या होगा, किस दिशा दशा कैसी होगी, ये बस ये प्रारूप समिति ही निर्धारित कर सकती थी। इसलिए इसकी महत्व ज़्यादा है। कैसे कि जब बी एल मित्र मर गए, इनकी असामयिक मृत्यु हो गई, ये बीमार पड़ गए और बीमारी के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद एन माधव राव को बी एल मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। जबकि डीपी खेतान, असामयिक इनकी मृत्यु हो गई, डीपी खेतान की असामयिक मृत्यु हो गई और इनके स्थान पर टीटी कृष्णामचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों बात आपसे पूछे, दोनों का मतलब ये पूरा प्रारूप समिति से जुड़े हुए जितने लोग हैं, माने 7 2 9, 7 तो पहले से थे, 2 बाद में आए हैं, एन माधव राव, टीटी कृष्णामचारी। इन 9 को आपको याद रखना ही रखना है कि क्या अध्यक्ष तो आपको याद रहता है, के एम मुंशी, 2-3 इसमें सदस्य भी याद रहते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका होता है बी एल मित्र और एन गोपाल राव में। अगर आप ये वाला पार्ट करीब 3-4-5 मिनट का होगा, इसे आप 3-4 बार देख लेंगे बैक करके, बैक टू बैक, तो मुझे लगता है कि ये आपका एकदम रिवीजन हो जाएगा, कभी फिर भूलेगा नहीं, ठीक है। और जब आप इसको पढ़िए, एक चीज़ आप यहीं पे समझ लीजिए कि जब आप इस तरह की फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ा करिए तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उस एग्ज़ाम का सॉल्व पेपर ले लीजिए और उसको तुरंत सॉल्व करना शुरू करिए। देखिए, अगर 2-3 बार भी आपने सॉल्व पेपर कर लिया तो वो सदैव के लिए आपको अमर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। तो जैसे ही आप लेक्चर सुनिएगा, हालांकि मैं इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो डालूंगा, लेकिन इसके पहले भी अगर आप कहीं से कर पा रहे हैं तो आप कर लीजिएगा, आपके लिए हितकर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम समितियां और उसके अध्यक्षों की चर्चा हुई। इसके बाद इन तमाम समितियों के आधार पर, चाहे जैसे वो केंद्र और राज्य की तमाम समितियों के आधार पर अनेक तरह से सुझाव दिए गए संविधान के निर्माण के लिए। उनके सुझाव के आधार पर परामर्श समिति ने जो संघ और राज्यों से जो सुझाव आए, उसके आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार किया और उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद इसने प्रस्तुत किया और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार रहे बी एन राव।
बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में अपना एक बेहतर प्रारूप तैयार किया, पहला प्रारूप तैयार किया। और प्रारूप तैयार किया, इस प्रारूप में माने पहला प्रारूप किसने तैयार किया, आप ध्यान से बात सुन लीजिए। संघ और राज्यों के तमाम सुझावों के बाद परामर्श समिति ने रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत किया, जिसका अवलोकन करने के बाद संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में पहला प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप में कुल 243 आर्टिकल थे, माने 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थे। शेड्यूल कितने थे, 13 थे। 243 आर्टिकल्स और शेड्यूल 13 थे, माने अनुसूचियां 13 थी। इस पहले प्रारूप पर विचार करने के लिए जो बी.एन. राव ने पहला प्रारूप तैयार किया संविधान का, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, इस पर विचार करने के लिए माने पहले प्रारूप पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इस प्रारूप समिति ने इस जो पहला प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा, उस पर इसने विचार प्रस्तुत किए। और विचार करने के बाद, उस पर गहन विचार करने के बाद इसने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के सामने प्रारूप को प्रस्तुत किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूपों का गहन अध्ययन किया और फिर उसको संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया, इस समय इसमें कुल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ध्यान से सुनेंगे बात आप। अब इसमें कितने अनुच्छेद हो गए, 315 अनुच्छेद हो गए और 8 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, अब इस पे क्या किया गया कि अंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति बनी थी, जिसमें एक जो इसका तैयार किया गया प्रारूप या जो ड्राफ्ट बनाया गया, उसमें कुल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब इस पर जो ये एक झलक प्रस्तुत की गई है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, इस पर आलोचना करने के लिए, इस पर टिप्पणी करने के लिए, सुझाव देने के लिए इन्होंने कुल 8 महीने का समय दिया। मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने जब प्रारूप का गठन कर लिया, प्रारूप का निर्माण कर लिया, माने संविधान के प्रारूप का निर्माण कर लिया, जिसमें कितने 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, तो इन्होंने लोगों को, माने देश की जनता को या उनके प्रतिनिधियों को कुल 8 महीने का समय दिया कि स्वतंत्रता पूर्वक आप एक एक अनुच्छेद, एक एक प्रावधान पर विचार करिए और अपना सुझाव, अपनी टिप्पणी, अपनी आलोचना आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और 8 महीने बाद पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान का प्रारूप समिति ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया और इसके बाद इसमें 3 वाचन संपन्न हुए। जब इस तरीके से 8 महीने का समय दिया गया लोगों को और लोगों ने बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में सुझाव, आलोचना और टिप्पणियां भेजी और उसके बाद संविधान का प्रारूप फाइनल रूप में संविधान समिति ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया और तब जाकर के उस पर 3 वाचन संपन्न हुए। मित्रों, ये वाचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाचन आपसे बार बार पूछा जाता है, इसे आप कतई इग्नोर ना करेंगे कि पहला वाचन, पहली बात तो कितने वाचन हुए हैं, तो 3 वाचन हुए। संविधान निर्माण में कुल कितने वाचन हुए, 3 वाचन, जिसे हम प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन के रूप से जानते हैं। ध्यान से आप सुनेंगे कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल संविधान बनाने में कितने वाचन संपन्न हुए, तो बताइएगा 3, जिसे पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। ठीक है, डेट पूछी जाती मित्रों, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे पहला वाचन या प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला। ठीक है, पहला वाचन कब से कब, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। बोलिए, बोलते रहिए, मेरे साथ साथ बोलिए, फिर तभी याद हो पाएगा, ना तो भूल जाएंगे आप। 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक कौन सा वाचन चला, बोलिए, पहला वाचन चला। ठीक है, दूसरा वाचन या द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से, बोलिए, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये इंपॉर्टेंट इसमें आप देखेंगे, जब दूसरा वाचन होता है तो ये दूसरा वाचन जो है, इसी वाचन
के समय एक लंबी प्रक्रिया चली इसके दौरान, और इसमें कुल 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए। ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि जब दूसरा वाचन हुआ तो दूसरे वाचन में कुल 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए। कितने संशोधन भैया? 7,635 संशोधन। एक बड़ा संशोधन, आप समझ सकते हैं कि 315 अनुच्छेद के लिए 7,635 संशोधन आ गए, जिसे संविधान सभा के द्वारा जिसने क्या किया, 2437 संविधान संशोधन को स्वीकार किया गया। संशोधन की कितनी बातें आई? 7,635, और स्वीकार कितना किया गया? 2,437 सुझावों को स्वीकार करते हुए कर लिया गया। दूसरे वाचन की एक बड़ी प्रमुख विशेषता रही है, दूसरे वाचन की एक बड़ी प्रमुख विशेषता रही है कि जैसा हमने पहले ये डिस्कस किया कि संविधान सभा इस बात पर सहमत थी कि प्रत्येक निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे, और यही इसकी विशेषता थी कि इसमें जितने भी निर्णय लिए गए वो सभी सदस्यों के पूर्ण सहमति से लिए गए। तो अपने आप में एक बड़ी बात थी भाई। भारत जैसे देश में जहाँ तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम जाति धर्म के लोग हैं, जातिवाद है और उस समय की बात, हम 1948-49 की बात कर रहे हैं, तो उस समय तो जातिवाद, संप्रदायवाद, भेदवाद, तमाम तरीके के वाद थे, और ऐसी कंडीशन में सहमति से काम करना ये तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी संविधान सभा के लिए। तो इस तरीके से इस सभा की या द्वितीय वाचन की जो सबसे बड़ी विशेषता रही वो ये रही कि इसमें जो सभी निर्णय लिए गए वो पूर्ण सहमति से लिए गए। और सब एक और बात इसमें आप देखेंगे कि 7वें से लेकर के 10वें अधिवेशन तक यह वाचन चलता रहा। 7 से लेकर के 10वें वाचन तक यह अधिवेशन चलता रहा। इसमें कुल 11 बैठकें हुई, यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरे वाचन के दौरान कितनी बैठकें हुई ये याद रखिएगा, 11 बार बैठक, कुल 11 बैठकें संपन्न हुई हैं। फाइनली तृतीय वाचन या तीसरा वाचन शुरू होता है 14 नवंबर को, और 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन संपन्न हुआ संविधान निर्माण प्रक्रिया में। माने संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए जो प्रारूप था उस पर डिस्कशन करने के लिए कि इसी तरह का संविधान होगा भारत का, इस पर विचार विमर्श करने के लिए तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। और इसी समय माने ये 26 नवंबर 1949 की तारीख आप अपने जेहन में गोदना गोदवा लीजिए, ठीक है। गोदना समझते हैं ना, वैसा छूटता नहीं, आधुनिक भाषा में उसे टैटू कहते हैं। तो ये डेट आप अपने हृदय पे एकदम अंकित कर लीजिए, मुहर मार लीजिए। इसी दिन ये प्रस्ताव पारित किया गया, और प्रस्ताव पारित करने, चूंकि वाचन इसी दिन संपन्न हो गया, और संपन्न जब वाचन हुआ पूरी तरीके से, तो संविधान सभा के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना यह पूर्ण संविधान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और प्रस्तुत करने के साथ ही साथ इसी दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार कर लिया गया, एडॉप्ट किया गया। अंग्रेजी के शब्द पर आप ध्यान देंगे विद्यार्थियों कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, एडॉप्टेड किया गया, एडॉप्ट किया गया। ये बात आप ध्यान देंगे, एडॉप्ट किया गया है, ठीक है। और उसमें उपस्थित 284 सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। संविधान सभा में कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, और इसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, और इस तरीके से संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख सहित कुल 8 महिलाएं इसमें शामिल थीं। ये वाली बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान कुल उसमें कितनी महिलाएं शामिल थी, तो 8 महिलाएं शामिल थी। ये बात आपको ध्यान देना है, ये एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक का डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना, 8 महिलाएं इसमें शामिल थी। प्रमुख महिलाओं की बात अगर आप करेंगे तो सरोजिनी नायडू, ठीक है, एक तो सरोजिनी नायडू, दूसरा हंसा मेहता, तीसरा दुर्गाबाई देशमुख, ये 3 का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। बाकी कुल 8 महिला सदस्य इसमें शामिल थे।
और विद्यार्थियों जरा सा यहाँ पे और आप थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स हैं। संविधान में बनाने में कुल 114 दिन बहस की गई, माने इस दौरान कुल 114 दिन बहस हुआ। तत्पश्चात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर के तैयार हुआ। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। और भारतीय संविधान को निर्मित करने में कुल 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। और ध्यान से सुनेंगे इस बात को विद्यार्थियों कि 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, वहाँ से अनुच्छेद लिए गए, लेकिन वहाँ से अनुच्छेद लेने के बाद एज इट यहाँ पे लागू नहीं किया गया। यहीं पर आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विश्वविद्यालयों में विदेशों में जाकर के पढ़ाई का मेन जो उद्देश्य था या मुख्य रूप से जो उसका लाभ भारत ले पाया, यहीं पे दिखाई देता है। विभिन्न देशों के संविधानों का अवलोकन करने के बाद भारतीय परिस्थिति के हिसाब से उसको परिवर्तित करके लागू करना, ये बड़ी विशेषता रही है। आप ऐसा आक्षेप ना लगा सकते हैं कि हमने संविधान के सारे अनुच्छेद कहीं ना कहीं से लिए हैं, लिए जरूर हैं, लेकिन उसको भारतीयों के साथ भारत की परिस्थिति के हिसाब से, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ का जो सोशल कल्चर है, उन सब के आधार पर उसे परिवर्तित करना, ये बड़ी चुनौती थी अपने आप में। तो इस तरह से 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था और संविधान बनाने में कुल 64 लाख का खर्च आया था। संविधान बनाने में कितने का? 64 लाख रुपए का खर्च आया था। जब संविधान बना तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। माने 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ और इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग थे। ये यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। संविधान का जो पहला वीडियो हमने डाला है उसको आप देखेंगे तो इसके बारे में हमने पूरा डिटेल फिगर के साथ वहाँ पे मेंशन किया, उसको देखेंगे तो इससे बेहतर समझ में आएगी बातें। इसमें माने 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए तुरंत। 16 अनुच्छेद भारत में तुरंत लागू कर दिए गए जिस दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया। बाकी के जो अनुच्छेद थे उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। शेष संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। बाकी 16 अनुच्छेद तो कभी 26 जनवरी को ही लागू कर दिए गए थे। एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान द्वारा, संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया, अंगीकार किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा संविधान को लागू कर दिया गया, अर्थात एक्सक्यूजन किया गया, इसका एक्सक्यूजन किया गया, लागू किया गया। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है कि 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। दोनों डेट आपके पूछी जाती हैं परीक्षाओं में कि संविधान लागू किस दिन हुआ और संविधान को अंगीकृत किस दिन किया गया। तो दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान, ये भी सवाल पूछा गया है कि संविधान की अंतिम बैठक किस दिन हुई है। संविधान की अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को और इसी अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया और इसी के बाद जो संविधान सभा थी उसे भंग कर दिया गया और उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया और इस तरीके से भारत को, अखंड भारत को एक ऐसा संविधान मिला जिसके आधार पर भारत की व्यवस्थाएं, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, कल्चरल, किसी तरह की व्यवस्थाएं हो, संचालित हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि भारत का संविधान
दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारतीय संविधान जितना बेहतर है शायद दुनिया का कोई भी संविधान इतना अच्छा नहीं है। इससे पीछे निर्मित संविधान में तमाम संशोधन हो गए हैं, वो संविधान प्रचलन से बाहर चला गया है। जो देश भारत से बाद में आज़ाद हुए और संविधान बनाए उनका संविधान बेकार हो गया। लेकिन भारतीय संविधान की एक खासियत है कि भारतीय संविधान आज 70-75 साल होने के बाद भी ज्यों का त्यों बना है, अपने अस्तित्व को कायम किए हुए है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करने से पहले कुछ फैक्चुअल बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। 2-4 पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। फिर कुछ 2-4-10 मुख्य पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। तो संविधान से जुड़ी कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं भी हैं, वन लाइनर करके इसको अगर आप जानते रहेंगे तो किसी भी एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। जैसे कुछ पॉइंट्स को यहाँ लिखा हुआ है। एक बात तो है इसमें कि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है कि संविधान सभा के द्वारा प्रतीक के रूप में या मुहर के रूप में किस पशु के चित्र का प्रयोग किया गया था, तो हाथी का प्रयोग किया गया था, हाथी के चित्र का प्रयोग किया गया था। दूसरी पॉइंट है HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष की तो चर्चा किए आपसे किया गया, आप जानते हैं। अगर संविधान सभा के सचिव की बात किया जाए तो संविधान सभा के सचिव के पद पर HBR अयंगर को नियुक्त किया गया था। अगली पॉइंट है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये इनका पूरा नाम है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मतलब हाथ से, आपको पता है कि भारतीय संविधान हस्तलिखित है, हाथ से लिखा गया है। हमारे आप जैसे किसी ने हाथ से लिखा है तो उसको लिखने का काम किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारतीय संविधान सुलेखक के तौर पर इन्होंने लिखा। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने मूल संविधान को इटैलिक भाषा में या इटैलिक लिपि में हाथों से लिखा है। अगर आप इटैलिक लिपि की बात करें तो जैसे आप हल्का सा जब तिरछा करके कोई शब्द लिखते हैं तो इसे हम इटैलिक कहते हैं। सीधा सीधा आप लिखेंगे तो सीधा लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं तो इटैलिक हो जाता है, ठीक है। तो इटैलिक लिपि में इसको लिखा गया है रायजादा के द्वारा। अगली बात इसमें है कि शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा, जिसमें मंदलाल बोस, ध्यान से सुनेंगे, ये मंदलाल है, आगे माँ है, ना नहीं है, क्योंकि इसीलिए फाइनल कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि नंदलाल और मंदलाल दोनों नाम मिलेंगे आपको इसी से जुड़े हुए, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। शांति निकेतन के कलाकार थे मंदलाल बोस और बिऊहर और मंदलाल बोस ने जो संविधान का मूल संविधान है उसको सौंदर्यीकरण और उसके सजावट का कार्य किया गया है मंदलाल बोस के द्वारा, ठीक है। जो संविधान का हिंदी संस्करण है, संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन है, इसका कार्य बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया। और नंदलाल बोस के द्वारा इसको सुंदर ढंग से सजाया गया है या उसे अलंकृत किया गया है। तो ये तमाम फैक्ट पर आपको नज़र रखनी है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अगर आप इसको 1-2 बार वीडियो देख लेना तो उम्मीद है कि आपको संविधान को समझने में दिक्कत नहीं आएगी और एक सरल तरीके से स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हमने संविधान को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। और अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप उसे लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए और बने रहिए कुमार कौशल क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खूब एंजॉय करिए। लॉकडाउन है और इसका खूब आनंद लीजिए, तैयारी में समय खर्च करिए, सो करके और खा करके ही समय व्यर्थ ना करिए। खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।